नमस्कार। आज हम भारत की जीवन रेखाओं यानी यहाँ की नदियों के एक अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत इसी दमदार सोच से करते हैं। देखिए, ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का वो प्रवाह है जो सदियों से बहता चला आ रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि नदियों की भूमिका क्या है, फिर उनकी दो बड़ी प्रणालियों को जानेंगे, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नेटवर्क की गहराई में उतरेंगे और हाँ, आखिर में उनके भविष्य पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये नदियां सिर्फ जमीन पर बहती धाराएं क्यों नहीं हैं, क्यों इन्हें भारत की संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था का दिल कहा जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 14। भारत में 14 बड़ी नदी घाटियां हैं और ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, बल्कि देश की 80% से भी ज्यादा आबादी की जिंदगी इन्हीं पर टिकी हुई है। मतलब सिर्फ ये एक नंबर ही इनके जबरदस्त असर को समझाने के लिए काफी है। अब भारत की नदियों को समझने के लिए एक बहुत जरूरी बात जाननी होगी, वो ये कि ये नदियां असल में दो बिल्कुल अलग अलग परिवारों या सिस्टम्स का हिस्सा हैं। और इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो हिमालयी नदियां हैं वो निकलती हैं ग्लेशियर से, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो भारत के अंदर से ही निकलती हैं और पूरी तरह मॉनसून की बारिश पर ही टिकी होती हैं। तो चलिए अब पहली प्रणाली यानी हिमालयन सिस्टम में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से शुरू होने वाली इन नदियों की जबरदस्त यात्रा को। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि गंगा नदी एक धारा के रूप में शुरू नहीं होती? ये तो कई पवित्र संगमों का नतीजा है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और भी कई। लेकिन वो खास पल आता है देवप्रयाग में, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। बस वहीं से इस नदी को आधिकारिक तौर पर गंगा का नाम मिलता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर जरूरी बात समझ लेते हैं। ये चीज इन पेचीदा नदी सिस्टम्स को समझने में बहुत काम आएगी। पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक पहुंचने का गंगा का सफर कई बड़े बदलावों और संगमों से भरा है। सोचिए, प्रयागराज में इसका अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से मिलना, वाकई हर मोड़ पर एक नई कहानी बनती है। 50 करोड़, जरा इस नंबर को फिर से सुनिए। 50 करोड़, इतने लोगों की जिंदगी किसी न किसी तरह से सिर्फ गंगा नदी बेसिन पर टिकी हुई है। ये वाकई एक नदी नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा है। गंगा के बाद अब बात करते हैं सिंधु नदी की, एक ऐसी नदी जो इतनी अहम है कि इसका इतिहास हमारी सभ्यता की शुरुआत तक जाता है। और तो और, इसी नदी ने हमारे देश को उसका नाम दिया है। अच्छा, पंजाब की वो मशहूर 5 नदियां तो सुनी होंगी, वो सब असल में सिंधु की ही सहायक नदियां हैं और हर एक की अपनी ही दिलचस्प कहानी है। जैसे कि चेनाब को मोहब्बत की नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र पर। ये एक ऐसी नदी है जो अपना नाम बदलती रहती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं तो अरुणाचल में दिहांग। ये नदी तिब्बत से निकलकर हिमालय के बीच से एक बहुत ही नाटकीय रास्ता तय करती है और फिर भारत और बांग्लादेश में दाखिल होती है। तो हिमालयी नदियों के बाद अब रुख करते हैं दक्षिण की ओर। चलिए देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप में पहुंचते पहुंचते नदियों का स्वभाव, उनका चरित्र कैसे बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ देखिए, ये नदियां मध्य और दक्षिण भारत की जान है। इनमें गोदावरी सबसे लंबी है। इनकी लंबाई देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीप में एक और बड़ा फर्क है और वो है नदियों के बहने की दिशा। जो नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं, वो समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं, यानी उपजाऊ जमीन का एक बड़ा इलाका। और जो पश्चिम की तरफ बहती है, वो बनाती है एस्चुएरी, मतलब वो सीधे समुद्र में जाकर मिल जाती। इनमें से हर नदी की अपनी अहमियत है, जो दक्कन के पठार की जमीन और खेती को एक शक्ल देती है। मिसाल के तौर पर गोदावरी को लीजिए, इसे तो दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। या फिर नर्मदा, जो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है। सबकी अपनी एक खास भूमिका है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम यानी हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियां मिलकर हमारे देश का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। जैसे शरीर में नसें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही।
फसलों को पानी देने से लेकर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनने तक इन नदियों का महत्व आज भी उतना ही है जितना शायद हजारों साल पहले हुआ करता था। ये एक ऐसी विरासत है जो समय के साथ और गहरी होती गई है। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब ये प्राचीन जीवन रेखाएं क्लाइमेट चेंज और बढ़ती आबादी जैसे दबाव का सामना कर रही हैं, तो हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि ये आने वाली पीढ़ियों का भी भरण पोषण करती रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।